नमस्कार साथियों, बेसिक सॉल्यूशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और साथियों, आज आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि जो हमने ज्ञान सागर सीरीज का जो वादा किया था वो मार्केट में आ चुकी है। और ज्ञान सागर सीरीज का यह पहला वीडियो आप देख रहे हैं। और इस वीडियो की जो शुरुआत मैं करना चाहता हूँ वो मैं 4 लाइनें जो मेरी ही लिखी हुई है उससे मैं इस ज्ञान सागर सीरीज को शुरू करना चाहता हूँ। तो साथियों करते हैं ज्ञान सागर सीरीज को शुरू। प्यासे तो हैं हम, प्यासे तो हैं हम, पर समंदर के नतमस्तक तो हैं हम, नतमस्तक तो हैं हम उस दर के। ये बताना भी है और दिखाना भी, ये बताना भी है और दिखाना भी, नतमस्तक होंगे हम सिर्फ उस कलंदर के। साथियों, ज्ञान सागर सीरीज इसी भावों के साथ आपके समक्ष रूबरू हुई है। और आज के बाद में जो भी टाइम टेबल और शेड्यूल रहेगा उसी टाइम टेबल पर ज्ञान सागर सीरीज की विभिन्न विभिन्न सब्जेक्ट की विभिन्न विभिन्न टॉपिक की आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो अगेन बेसिक सॉल्यूशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं गांधी युग। साथियों, ये जो बाबा को आप देख रहे हैं, महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता भी है और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। तो ये जो गांधी जी के बारे में ये जो क्लास रहने वाली है, ये न केवल आपको गांधी जी से जुड़ी हुई सूचनाएं प्रदान करेगी, अपितु इसके साथ साथ में हम उन जो ऐसी महान शख्सियत है, एक महान आत्मा है जिसे हम महात्मा गांधी कहते हैं, उनके बारे में एक अलग सा दृष्टिकोण विकसित करने में भी आज की क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। साथियों, ये जो गांधी जी है, ये जो गांधी बाबा है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, कोई छोटा मोटा व्यक्तित्व नहीं है। इनको न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में पढ़ा जाता है, सीखा जाता है, पढ़ते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वान इनको पढ़ते हैं। साथियों, जो महात्मा गांधी की हम बात करें, तो जो महात्मा गांधी जी थे वो न केवल हमारे राष्ट्रपिता है, वो अपितु एक एक विचार है, एक दर्शन है, जिसे मैं तो कहता हूँ हर भारतीय नागरिक को इनके बारे में जानना चाहिए। ये एक ऐसी महान आत्मा है, इनके कर्तव्य, इनके जो कृत्य थे और इस तरह से इनके विचार और इस तरह से इनका दृष्टिकोण रहा है का जो हर भारतीय नागरिक है उनको इन्हें पढ़ना चाहिए। साथियों, न केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण गांधी जी को पढ़ा जाता है, अपितु गांधी जी को इथिक्स में पढ़ा जाता है, गांधी जी को दर्शन शास्त्र में पढ़ा जाता है, गांधी जी के चिंतकों जो विचारक हैं उन विचारकों में गांधी जी को पढ़ा जाता है, गांधी जी को उन विद्वानों में पढ़ा जाता है, उन सिद्धांतों में पढ़ा जाता है। और गांधी जी न केवल व्यक्तित्व है, अपितु मैं कहूँ तो गांधी जी एक विचार है। तो इनके बारे में हम बेसिक परिचय के साथ साथ हम क्लास को शुरू करते हैं। गांधी जी का जो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम है मोहनदास मोहनदास करमचंद गांधी, ये इनका पूरा नाम है। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर प्रांत में काठियावाड़ में इनका जन्म होता है महात्मा गांधी का। दूसरी मैं बात करूं मोहनदास करमचंद गांधी की, माता का नाम, माता इनकी, माता जी पुतलीबाई, पुतलीबाई इनकी
अर्धांगिनी की मैं बात करूं तो कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा कस्तूरबा गांधी, ये इनका है। इनके दादाजी के, इनके जो दादाजी हैं वो आपके उत्तम चंद, ये इनके दादाजी का नाम है। ये एक बेसिक सा इनका परिचय है। और दूसरा मैं बात करूं, ये तो आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी, ये हमारे देश के देश के राष्ट्रपिता हैं, देश के राष्ट्रपिता हैं। साथियों, आज का जो वर्तमान दौर चल रहा है, उस वर्तमान दौर में इनके ऊपर भी, ऐसी महान आत्मा के ऊपर भी बहुत सारी टिप्पणियां होती है। और वो टिप्पणियां क्या दिखाती है, आपके जो मानसिक स्तर है, जो मानसिकता का आपका जो लेवल है, उस लेवल के निम्न स्तर को प्रदर्शित करती है। साथियों, किसी को जाने बिना हम किसी को जाने बिना हम उनके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जो हम भारतीय हैं ना, हमारी एक ऐसी खास बात रही है, हम अपना ज्ञान फैलने में एक्सपर्ट रहते हैं। हमें किसी के बारे में पता हो या ना हो, हम ज्ञान फैल ही देते हैं। महात्मा गांधी की मैं बात करूं, देखो, आपको जो ये जो बाबा जी खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये उस वक्त, देखो, उस वक्त इंग्लैंड से इन्होंने बैरिस्टर की उपाधि की। जो बंदा इंग्लैंड से पढ़ के आ रहा है, वकालत कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर मुकदमे लड़ रहा है, दक्षिण अफ्रीका कोई देश, न केवल भारत अपितु कोई देश जिनको अपना सम्मान दे रहा है, पदक दे रहा है इनको, ऐसी शख्सियत, ऐसी शख्सियत भारत की आज़ादी के लिए भारत के लोगों के साथ में उनके जैसा ही बन के रहेगी। इन्होंने ये वचन लिया, जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी मैं शरीर पे एक कपड़े के अलावा दूसरा कपड़ा नहीं डालूंगा। मतलब क्या है साथियों? साथियों, एक ऐसा व्यक्ति, मतलब मैं कहूँ तो एक एक मजदूर आदमी, या जिसके जिसके मतलब जेब में कुछ है नहीं, और वो कोई बात करे, मैं ऐसा नहीं करता, मैं ये काम नहीं करता, मेरे को ये गाड़ी नहीं चाहिए, या मैं कोई नशा नहीं करता, मेरे, अरे करेगा कैसे? जेब में तो 2 रुपए नहीं है, कैसे करेगा भाई? ठीक है ना? कोई बात करता है, जैसे आम आम समाज की मैं बात करूं तो ऐसे मिलते हैं, मतलब मेरे को भी मिल जाते हैं समाज में, ऐसे देखने के लिए कई कई महानुभाव मिलते हैं भी। मैं ये नहीं करता, मैं नशा नहीं करता, मैं दारू नहीं पीता, मैं ये नहीं करता। अरे पिएगा क्या? जेब में 2 कौड़ी को नहीं पिएगा क्या? कैसे पिएगा भाई? जेब में, जब जेब में मोबाइल रिचार्ज करने के पैसे, मोबाइल रिचार्ज कराने के पैसे नहीं, क्या क्या छोड़ दी? कि कोई लैंडलॉर्ड आदमी जो ये बात कहे तो समझ में भी जाते हैं, क्योंकि बीच है ना, भटकन का रास्ता बहुत है। ठीक है ना? उसके पास, जो एक अमीर व्यक्ति है उसके पास भटकने का रास्ता बहुत है। गरीब व्यक्ति, कंगाल व्यक्ति के पास वैसे ही कुछ नहीं है, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, क्या बड़ी बात है इसमें? ठीक है ना? तो ऐसा ही कुछ है, ये महान शख्सियत थी। लंदन से पढ़ाई हो रही है, इंग्लैंड से पढ़ाई करके आ रहे हैं। ठीक है? और उस टाइम इंग्लैंड से पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है? और ऐसा शख्स जो पूरे देश के लिए सारा कुछ ही त्याग दिया जिन्होंने, ठीक है ना? तो ये वाली बात, इसलिए इनको पढ़ा जाता है। ठीक है ना? जो इनकी आलोचना करते हैं, वो इनकी जो नैतिकता है, इनकी जो एथिक्स है, उससे बहुत नीचे की, मतलब मानसिकता रखने वाले लोग हैं, जो इनके मतलब आलोचना करने वाले। अरे पहले व्यक्ति को जानो, किस व्यक्तित्व के धनी है ये, क्या क्या इन्होंने किया, इनके बारे में पढ़ो आप। ये न केवल स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, न केवल स्टूडेंट के लिए, अभी तो एक मैं कह रहा हूँ, एक ऐसे विचार हैं, ऐसे दर्शन शास्त्र में इनको पढ़ा जाता है, एथिक्स में इनको पढ़ा जाता है, चिंतकों विचारकों में इनको पढ़ा जाता है, सिद्धांतों में इनको पढ़ा जाता है। ऐसे हैं महात्मा गांधी। तो ये इतनी महान शख्सियत है, जिनका क्या क्या रहा, वो एक बेसिक सा परिचय मैंने बताया आपको।
अच्छा, दूसरा मैं बात करूं तो भारत देश के राष्ट्रपिता है। इथिक्स में इनको पढ़ा जाता है क्योंकि जो इनके विचार है, जैसे गांधी व्यक्तित्व नहीं एक विचार है। गांधी व्यक्तित्व व्यक्तित्व नहीं एक विचार है। एक विचार है। और जो विचार है उस विचार का एरिया, उस विचार की सीमा कितनी ही बड़ी हो सकती है, हम उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते। उस विचार के अलग अलग मायने हो सकते हैं। उस विचार के अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। अलग अलग दृष्टिकोण में अलग अलग उसके अर्थ हो सकते हैं। अलग अलग समाज में उसके अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो देखो, ये विचार एक ऐसा विचार है जिसको जितना पढ़ा जाए उतना कम है। तो हम कोशिश करेंगे, जैसे एथिक्स के अंदर इन्होंने साधन और साध्य पे बात की है। साधन और साध्य पे बात की है। साधन एवं साध्य पे बात की है। और ये साधन और साध्य एथिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन इनका जो पूरा राष्ट्रीय आंदोलन है भारत का, ये इस पे ये अप्लाई भी करते हैं। देखो, साधन और साध्य, इनका कहना है यदि साधन साध्य हमारा पवित्र है और साधन पवित्र है तो वो लक्ष्य जरूर मिलेगा ही मिलेगा। इन्होंने अहिंसा और सत्य को इसके साथ जोड़ के बताया। क्या बताया? अहिंसा और सत्य को इसके साथ जोड़कर बताया। अहिंसा को इन्होंने साधन माना, साधन माना और साध्य माना सत्य को, यानी सत्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसा का इन्होंने मार्ग बताया। इस तरह से एक महान शिक्षित के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इनका जन्म, जैसा कि मैं बताया है मैंने, इनका जन्म जो है वो आपके 2 अक्टूबर, इनका जन्म आपके 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर प्रांत के अंदर काठियावाड़ गांव में इनका जन्म होता है। इसके बाद में 1893 में, 1893 में ये अफ्रीका चले जाते हैं। इनका दौरा रहता है 1903, मतलब 1893 में इनका अफ्रीका में दौरा रहता है। तो अफ्रीका में दौरा रहता है। इनके एक गुजरात के व्यापारी थे, व्यापारी थे और नाम था उनका अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम था उनका, अब्दुल्ला। तो इनके अब्दुल्ला के लिए इन्होंने केस लड़ने का निश्चय लिया और केस लड़ने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए ये भारत से दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1893 की बात कर रहा हूँ। और कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 में भारत आते हैं। मुकदमा लड़ने के लिए गए थे अफ्रीका, और वहां पर जाके इन्होंने देखा कि वहां पे अंग्रेजों के अत्याचार, और वहां वो भी तो उपनिवेश था उस समय अंग्रेजों का। दक्षिण अफ्रीका भी तो उपनिवेश था। तो वहां भी अंग्रेजों की जो रंग भेद नीति थी वो बहुत खतरनाक वाली थी। काले और गोरों का, जो अंग्रेज थे खुद को गोरे समझते थे, और जो इंडियन दक्षिण अफ्रीका के तो वैसे ही काले होते हैं, भारतीयों को भी वो काला ही मानते थे। तो वहां पे तो और ज्यादा ये समस्या थी। तो रंग भेद नीति के लिए इन्होंने वहां आंदोलन चलाया और इन्होंने वहां उनका विरोध किया। हाँ, इनका मार्ग जो रहा, विरोध करने का जो तरीका रहा, वो अहिंसात्मक ही रहा इनका, क्योंकि इनके जो नैतिक जो मूल्य हैं उनमें से एक इनका नैतिक मूल्य अहिंसा भी रहा है। गांधी जी की बात करें तो हम, तो ये दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं 1893 में, और अब्दुल्ला की केस लड़ने के लिए, अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और एक लंबे समय तक वहां निवास करते हैं और अंग्रेजों की जो रंग भेद नीति है उसका विरोध करते हैं। और वहां रहकर इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम चलाए। दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम चलाए। एक का नाम था टोलस्टॉय, टोलस्टॉय, और दूसरे का नाम था, एक का नाम टोलस्टॉय और दूसरे का नाम था फिनिक्स आश्रम।
टोल्स्टॉय और फिनिक्स आश्रम गांधी जी के हैं, जो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया। बाद में वो भारत आकर साबरमती में भी आश्रम स्थापित करते हैं। इनको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अब हम जैसे पढ़ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने क्या किया। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ आवाज उठाई, विरोध किया। विरोध करने का जो इनका तरीका था वो अहिंसात्मक था और इन्होंने दो आश्रम स्थापित किए, टोल्स्टॉय और फिनिक्स। इसके लिए अमेरिका में इन्हें दो पदक भी मिले हैं भी। कौन कौन से? एक इनको जुल्लू पदक मिला है, जुल्लू जुल्लू पदक। एक इन्होंने मिला है जुल्लू पदक, अफ्रीका के अंदर की बात कर रहा हूं। एक इनको मिला है बोर पदक, बोर बोर सम्मान। ये दो इनको पदक मिले, एक जुल्लू पदक और बोर सम्मान। दो इन्होंने आश्रम स्थापित किए, फिनिक्स और टोल्स्टॉय। और दो पदक इनको मिले, जुल्लू पदक और आपका बोर सम्मान। एक इन्होंने वहां समाचार पत्र निकाला, इंडियन ओपिनियन के नाम से इनका समाचार पत्र था, इनका महात्मा गांधी का। ये इनके दक्षिण अफ्रीका में कुछ इनका काम था। उसके बाद में एक लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका रहने के बाद में ये भारत लौटे और 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए थे। कब आए थे? 1915 को ये भारत लौटे हुए। और इस 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, इसी बेस पर हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और इसका आधार यही था कि जो गांधी जी थे, इतने लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका रहने के बाद में 9 जनवरी को भारत आए थे। और इस 9 जनवरी को जब ये भारत आए और भारत आकर उन्होंने 1915 में जब भारत आए तो भारत की कंडीशन देखो उस समय क्या थी। 9 जनवरी को 1885 में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी और राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बीच में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखो इसके बीच में मैं आपको बताऊं 1800, ये पेन मेरे को दूसरा लेना पड़ेगा, वाइट ले लेते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, कांग्रेस की स्थापना होती है। और इस 1885 की कांग्रेस की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 से होती है। राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण होते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण? मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, गांधी युग कहाँ से कैसे शुरू होता है। हम गांधी युग पढ़ रहे हैं तो हम इंडियन हिस्ट्री में हम कहाँ चल रहे हैं, कौन सा टॉपिक चल रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन के देखो 3 चरण है और जो फर्स्ट चरण है वो आपका रहता है 1885 से लेकर 1905 तक। ये आपका उदारवादी चरण है, उदारवादी, क्योंकि इस समय उदारवादी चरण, इस समय जो नेता थे वो उदार नेता थे, यानी उनका जो तरीका था अंग्रेजों से संघर्ष करने का, वो तरीका कैसा था? उदारवादी तरीका था। वो प्रार्थना देते थे, हाथ जोड़ते थे, विनती करते थे, ठीक है ना। धरना वगैरह करना और करना ऐसे काम उनके नहीं थे। वो प्रार्थना देते, विनती करते और कहते भी हमें आज़ादी दो। आज़ादी के लिए वो रणनीति बनाते थे और उनसे साथ मिलकर चलने का ही प्रयास करते थे। उनका विरोध कभी इन्होंने नहीं किया इस चरण के अंदर। दूसरा जो इनका चरण है वो चरण जो आपका रहता है, सेकंड जो चरण है राष्ट्रीय आंदोलन का, वो आपका रहता है 1905 से लेकर 1919 तक। ये जो है, ये जो चरण है ये आपका उग्रवादी चरण है, उग्रवादी चरण है। इस समय क्या होता है, बहुत सारे हमले होते हैं, बहुत सारे विरोधी क्रांतिकारी पैदा हो जाते हैं और वो इनसे अलग बात करते हैं। वो कहते हैं नहीं मारो अंग्रेजों को, ये ऐसे नहीं भागेंगे, इनको मारना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है? उग्रवादी चरण दूसरा चरण होता है। 1919 के अंदर
एक घटना होती है, तीसरा चरण है जो आपका तीसरा चरण। ये जो चरण है, ये 1919 में एक घटना होती है, रोलेट एक्ट की घटना होती है। हम आज की ही वीडियो में देखेंगे। उस रोलेट एक्ट की घटना ने पूरे देश के अंदर खलबली मचा दी और उस रोलेट एक्ट के विरोध के अंदर ही उसकी प्रतिक्रिया के रूप में ही जलियांवाला बाग वाली घटना हो जाती है। यानी जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे होते हैं और वहां फिर वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश के सीने में आग लगा दी और राष्ट्रीयता की भावना को और तेज कर दिया। तो ये जो तीसरा चरण है, अच्छा, इसके साथ साथ में यहाँ गांधी का आगमन भी हो जाता है 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी का आगमन आने के बाद में यहाँ रोलेट एक्ट के रूप में राजनीतिक इनका एंट्री हो जाती है। और ये जो तीसरा चरण है, इसको हम लेते हैं 1919 से लेकर ये 1947 तक रहता है। 1947 में भारत को आज़ादी मिल जाती है और इसमें गांधी जी का विशेष रोग रहता है और इसी को हम कह देते हैं गांधी युग। तो साथियों, क्या पढ़ रहे हैं हम? गांधी युग पढ़ रहे हैं। देखो, मैंने बताया था आपको क्या पढ़ रहे हैं, गांधी युग पढ़ रहे हैं। ये देखो, गांधी युग पढ़ रहे हैं। और ये गांधी युग कब से कब तक है? ये गांधी युग आपका 1919 से लेकर 1947 तक है। जैसा कि अभी मैंने बताया था, 1919 से 1947 तक का आपका गांधी युग है। तो आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। जैसा कि मैंने बताया था, राष्ट्रीय आंदोलन के देखो 3 चरण हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण हैं। 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादी चरण है, 1905 से 1919 तक उग्रवादी चरण है। और जो 1919 से 47 तक का जो चरण है, उस चरण में गांधी जी की 100% राजनीतिक भागीदारी हो जाती है। क्योंकि इस समय 2 बड़ी घटनाएं होती है। एक तो मैंने बताया था आपको, रोलेट एक्ट की घटना होती है, रोलेट एक्ट की घटना होती है। और एक एक आपकी होती है रोलेट एक्ट की घटना। और रोलेट एक्ट की घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप ही एक जो घटना हो जाती है, वो आपकी हो जाती है जलियांवाला बाग बाग हत्याकांड। और साथियों, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना ऐसी घटना थी जिसने पूरे भारतीयों के सीने में आग लगा दी और राष्ट्रीयता के बीज बो दिए थे। जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारा चल रहा था 1885 से, उसमें ये मानो, उसमें मान लो घी आग में घी झोंकने का काम किया था इस घटना ने। और इसी के साथ में गांधी जी का आपका गांधी युग शुरू होता है 1919 से। अब मैं बात करूं तो गांधी जी आपके 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। तो ये गांधीवादी युग शुरू करने से पहले, रोलेट एक्ट की घटना शुरू करने से पहले, हमें गांधी जी के बारे में कुछ और भी पता होना चाहिए। जैसा कि वीडियो में आपने देखा था, दक्षिण अफ्रीका के अंदर, दोबारा से देखो, रिमाइंड करूंगा, दक्षिण अफ्रीका गए थे ये। अपने एक मित्र थे, व्यापारी मित्र अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका 1893 के अंदर। और वहाँ दक्षिण अफ्रीका में एक लंबे समय तक रहे। वहाँ जो रंग भेद की नीति थी, वहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने अहिंसात्मक रूप से विरोध किया। और उसके बाद में वहाँ इन्होंने 2 सम्मान प्राप्त किए, जुल्लू पदक और बोअर पदक। 2 इन्होंने आश्रम स्थापित किए, आपके टोल्स्टॉय और फिनिक्स 2 आश्रम स्थापित किए। इंडियन ओपिनियन नाम से इनका समाचार पत्र भी आता था। तो इस तरीके से हम गांधी जी को वहाँ देखते हैं। उसके बाद में जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, तो भारत की उस समय कंडीशन क्या थी, ये आपको देखना है। 9 जनवरी 1915 को जब ये भारत आते हैं गांधी जी, तो इस समय क्या कंडीशन थी? एक तो इस समय ये कंडीशन थी, भारत को एक राष्ट्रीय नेता की आवश्यकता थी। क्योंकि छोटी छोटी हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी भारत के अंदर। और जो राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था, उसकी बागडोर संभालने वाला कोई एक सॉलिड नेतृत्व नहीं था। तो गांधी जी ने एंट्री मारी और एक राष्ट्रीय आंदोलन में एक सॉलिड नेतृत्व की भूमिका का आधार तय किया और गांधी जी को वो स्थान भी मिला। क्योंकि एक इतने बड़े व्यक्तित्व, इतने बड़े घराने से और इतना पढ़ा हुआ व्यक्ति एक मजदूर के साथ मजदूर बन के रह रहा है, एक किसान के साथ किसान बन के रह रहा है और किसानों के लिए लड़ रहा है, मजदूरों के लिए लड़ रहा है।
तो लोगों ने सोचा ये हमारा मसीहा हो सकता है, और लोगों ने इनको वो मान सम्मान भी दिया जिसके ये हकदार थे। तो इसी तरीके से इन्होंने आते ही सबसे पहले 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया भाई, ठीक है ना, और लिया, और BHU BHU यानी BHU का जो अधिवेशन हुआ, BHU का जो अधिवेशन हुआ, अधिवेशन में भाग लिया। ये दो इन्होंने महत्वपूर्ण काम किए। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ आपके बिहार में एक जगह है, नाम है चंपारण। बिहार में एक जगह है जिसका नाम है चंपारण। वहां क्या समस्याएं चल रही थी बिहार में? चंपारण कहाँ है? बिहार में है। बिहार में एक जगह है चंपारण, और वहां एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, साथियों ये नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये जो राजकुमार शुक्ल है, इन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की थी, इन्होंने गांधी जी को कहा था, बुलाया था कि हमारे बहुत किसानों को समस्या हो रही है और हमारी प्रॉब्लम्स अंग्रेज नहीं सुन रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो आप कृपया करके हमारे चंपारण में पधारें और हमें नेतृत्व प्रदान करें और अंग्रेजों से समझाइश करें, अंग्रेजों को समझाएं, इनके अत्याचार से मुक्ति दिलाएं। तो साथियों ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है गांधी जी किसके कहने से चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल का नाम याद रखना, राजकुमार शुक्ल के कहने से गांधी जी चंपारण गए। चंपारण में हो क्या रहा था, ये चीजें समझने की है आपको। चंपारण में तीन कठिया पद्धति लागू थी। तीन कठिया, अब आप ये कहोगे ये तीन कठिया पद्धति या प्रणाली क्या थी? तीन कठिया पद्धति क्या थी? तीन कठिया पद्धति एक ऐसी पद्धति थी जिसमें जैसे ये भूमि है, ये लैंड है, ये भूमि है, ये खेत है भाई, इस खेत के ये भाग जो कितना है 3/20वां हिस्सा, 20वां हिस्सा खेत का 3/20वां हिस्सा जिसके ऊपर नील की खेती करना अनिवार्य था। क्या करना जरूरी था? नील की खेती, नील की खेती करना अनिवार्य था। साथियों कब की बात कर रहा हूँ? 1917 की मैं बात कर रहा हूँ। इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और जर्मनी के अंदर रंगों का आविष्कार भी हो चुका था, और यहाँ से नील जर्मनी लेके जाना बड़ा ही महंगा पड़ रहा था, क्योंकि विश्व युद्ध में यूरोप के जो प्रथम विश्व युद्ध था, यूरोप का बहुत सारा धन, अंग्रेजों का बहुत सारा धन वहां पे लग चुका था, उसकी वजह से महंगाई भी बढ़ चुकी थी। और उधर क्या था, जो जर्मनी है, जर्मनी में आपके कोई भी चीज समझ में नहीं आई, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, उसके ऊपर मैं अलग से डिक्लेरेशन कर दूंगा इसका, ठीक है ना। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके कमेंट को मैं पर्सनली से देखता हूँ, और आपके कमेंट सेक्शन में जब भी कुछ ऐसा समझ में नहीं आता तो मैं दोबारा से ये चीज़ें क्लियर आपको कर दूंगा। इस समय क्या हो रहा था, जर्मनी के अंदर रंगों का आविष्कार हो चुका था, जो प्राकृतिक रंग के अलावा कृत्रिम रंगों का आविष्कार हो चुका था। तो जो नील की खपत होती थी जर्मनी के अंदर, वो खपत कम हो गई। अब जब खपत वहां पे कम हो गई और यहाँ किसान नील की खेती करना जरूरी था, ये अंग्रेजों ने अनुबंध कर रखा था 3/20 भाग पे आपको नील की खेती करना जरूरी है। अब नील तो उन्होंने बोली, नील की खेती तो उन्होंने कर ली, लेकिन नील को खरीदने वाला कोई नहीं मिला, और खरीदते तो इतने सस्ते भावों में खरीदते, ठीक है ना। तो ये कुछ कंडीशन हो गई थी, तो इसकी वजह से नील की खेती के वो दाम नहीं मिल रहे थे, नील के वो दाम नहीं मिल रहे थे, जर्मनी में नील की डिमांड कम हो गई थी, और उसकी वजह से किसान जो थे
वो बड़ा ही समस्या में आ गए थे, क्योंकि नील की खेती करना जरूरी था, क्योंकि अंग्रेजों के साथ में उनका अनुबंध था और नील उस भाव में नहीं बिक रही थी। तो ये समस्या थी और इस पद्धति को कहते हैं तीन कठिया पद्धति। और इस समस्या से निजात पाने के लिए जो ये एक व्यक्ति थे, राजकुमार शुक्ल, ये जो राजकुमार शुक्ल व्यक्ति थे, इन्होंने गांधी जी से आग्रह किया था। तो ये 1917 की बात है और ये गांधी जी वहां गए थे चंपारण बिहार के अंदर। ये दोस्तों गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और चंपारण में इनको सफलता भी मिली। वहाँ एक सभा बनाई गई, समिति कमेटी बनाई गई समझाइश करने के लिए अंग्रेजों के साथ में, और उसके अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया और बाद में ये समस्या का समाधान भी हुआ कुछ हद तक। तो इस तरह से इनका जो पहला जो इनका जो सत्याग्रह था एक व्यक्तिगत तौर पे, वो इनका चंपारण सत्याग्रह था और वो चंपारण सत्याग्रह इनका सफल भी रहा था। तो जब ये चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया तो इनको आगे भी कदम बढ़ाने का मौका मिला और आगे इन्होंने कदम बढ़ाया और दूसरी इनको अपॉर्चुनिटी मिली आपके अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ये साथियों क्या था, अहमदाबाद गुजरात की एक जगह है अहमदाबाद। कहाँ है अहमदाबाद? गुजरात में, गुजरात में। और यहाँ जो गुजरात के जो मील मजदूर हैं इनकी समस्या थी, यहाँ पर गुजरात में कोई टाइम में प्लेग नाम की बीमारी फैली थी और इनको मजदूरों को इस बीमारी के कारण प्लेग बोनस दिया जाता था, बोनस दिया जाता था। और ये जो प्लेग बोनस था, जब बीमारी खत्म हो गई तो अंग्रेजों ने कहा कि जब प्लेग ही नहीं रहा तो आपको बोनस किस बात का दे। तो फिर अंग्रेजों ने प्लेग बोनस को समाप्त कर दिया था, यानी देना बंद कर दिया। तो मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। इन्होंने कहा कि प्लेग बोनस जो है यह हमें मिलना ही चाहिए। तो फिर गांधी जी यहाँ गए थे अहमदाबाद मिल मजदूर, इन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर अंग्रेजों से बात की। मजदूरों की जो डिमांड थी वो डिमांड थी 50% हमें बोनस दिया जाए। और जो ये तो मजदूरों की डिमांड थी, मजदूरों की। और जो मिल मालिक थे, मिल मालिक, ये 20% देना चाह रहे थे बोनस। तो गांधी जी की एंट्री से, गांधी जी के प्रयासों से, गांधी जी के नेतृत्व में, मजदूरों का जो नेतृत्व किया उस नेतृत्व में गांधी जी ने 35% बोनस के लिए मिल मजदूरों को राजी कर लिया, एग्री कर लिया। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, चंपारण के बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर भी गांधी जी का क्या रहा, सफल रहा। उसके बाद में हम बात करें तो खेड़ा आंदोलन, ये खेड़ा भी दोस्तों कहाँ है, ये भी आपके गुजरात में है। ये भी आपके कहाँ है, गुजरात के अंदर है। 2000 ये है खेड़ा आंदोलन जो है वो आपका 1918 की ही बात है ये, ठीक है ना, खेड़ा आंदोलन। इससे पहले जो अहमदाबाद मिल के बाद में चंपारण के लिए और चीज बताऊं, चंपारण जो इन्होंने आंदोलन किया था तो ये इनके सहयोगी थे भाई, ये याद रखना। कई बार पूछ लेते हैं चंपारण सत्याग्रह में इनके कौन से सहयोगी थे, तो महादेव देसाई, मजरूल उल हक, नरहरि पारीख, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी, ये चंपारण में थे। फिर आपके अहमदाबाद मिल मजदूर हो गया और उसके बाद में आपके खेड़ा आंदोलन। ये खेड़ा जो है ये 1918 की ही बात है और ये खेड़ा है गुजरात के अंदर। यहाँ समस्या क्या थी, यहाँ किसानों के राजस्व या कर के संबंध में प्रॉब्लम थी किसानों को। यहाँ कुछ इस तरीके से था कि जो किसान फसल लगाते थे, बोते थे, उनसे वो जो टैक्स लेते थे सरकार, वो टैक्स अत्याचार हो रहा था, किसान इनका विरोध कर रहे थे। अंग्रेज कह रहे थे टैक्स आपको देना पड़ेगा, किसान कह रहे थे टैक्स हम नहीं देंगे, इस तरीके से प्रॉब्लम थी। और गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी ने खेड़ा के किसानों का नेतृत्व किया और वहां पर टैक्स नहीं देने के लिए अंग्रेजों के साथ में राजी कर लिया। बहुत ऐसे नहीं वो गैर राज्य हुए, ऐसे नहीं, बहुत विरोध भी करा, अहिंसात्मक रूप से विरोध किया और किया। और इसमें इनके जो सहयोगी थे वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, शंकरलाल बैंकर और ये इंदुलाल। ये क्या लिख दिया भाई, टेक्निकल टीम ध्यान रखा करो क्या लिखते हो। इंदुलाल और ये महादेव देसाई,
ये इनके सहयोगी थे। तो इस तरीके से ये इनका खेड़ा सत्याग्रह था। अब गांधी युग की शुरुआत होती है 1900। ये जो इनके 3 जो सत्याग्रह थे, ये इनके ये मानो अभी तक इनकी राजनीतिक एंट्री नहीं हुई है। विशेष तौर से 1919 के अंदर सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में रोलेट एक्ट पारित होता है। और रोलेट एक्ट पारित होने के बाद में ये बात है आपके 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1919 को जो भारतीय राष्ट्रीय परिषद है उसके अंदर ये रोलेट एक्ट रखा जाता है। और आपके 6 अप्रैल को ये रखा जाता है और इस पर डिस्कस होती है किसके नेतृत्व में, सर सिडनी रोलेट के नेतृत्व, सर सिडनी रोलेट के नेतृत्व में ये रखा जाता है आपके। और 21 मार्च को ये भी पास हो जाता है। 21 मार्च को ये पास होता है। 6 थोड़ा सा ध्यान रखो, ऐसे ऐसे नहीं है ये। 6 फरवरी 1919 को 19 को भारतीय राष्ट्रीय परिषद जो अंग्रेजों द्वारा संचालित थी में पेश किया जाता है, यानी रखा जाता है सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। और यह 21 मार्च 1919 को यह पारित होता है। 21 मार्च 1919 को यह रोलेट एक्ट आपके पारित हो जाता है। तो यह रोलेट एक्ट एक काला कानून की तरह एक एक्ट होता है। इसके लिए नो अपील, नो दलील, नो वकील की टैगलाइन इसके लिए प्रचलित है और बोली जाती है। क्योंकि इस रोलेट एक्ट के अंदर किसी को भी गिरफ्तार कर दिया जाए तो न तो वो अपील कर सकता है, न वो दलील कर सकता है, न वो वकील कर सकता है। इस तरीके के काले कानून के लिए पूरे देश में मतलब पूरे देश में भर्त्सना की जाती है, पूरे देश में इसकी आलोचना की जाती है। यह कैसा कानून है? यह आपके यह आपके जो रोलेट एक्ट का जो कानून है, रोलेट एक्ट का जो कानून है, कैसा कानून है? रोलेट एक्ट 1919 यह काले कानून की संज्ञा में आता है। काले कानून, काले कानून की संज्ञा में आता है। ये काला कानून कहा जाता है इसको, रोलेट एक्ट को। ठीक है, एक तो दूसरा, इस कानून के तहत न ना अपील, कोई अपील नहीं कर सकता, ना दलील, कोई दलील नहीं पेश कर सकता, और न वकील कोई कर सकता। इस तरीके का ये काला कानून है। और यह काला कानून पास होता है और इस काले कानून की पूरे देश भर में निंदा होती है। इस रोलेट एक्ट की पूरे देश भर में निंदा होती है। और इस समय होता क्या है, पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर दो जगह पे गांधी जी इसके विरोध करने के लिए जाते हैं। तो दो जगह पे गांधी जी पर रोक लगा दी जाती है। कहाँ कहाँ पर? एक तो पंजाब आपके और दिल्ली, इन दो जगहों में गांधी जी की प्रवेश निषेध कर दिया जाता है। प्रवेश करने नहीं दिया जाता, प्रवेश निषेध निषेध कर दिया जाता है गांधी जी का। गांधी जी रवाना तो होते हैं बॉम्बे से दिल्ली जाने के लिए, लेकिन बीच में उनको रोक दिया जाता है और वापस भेज दिया जाता है। इस रोलेट एक्ट के विरोध के अंदर गांधी जी की गिरफ्तारी होती है। तो पंजाब के दो ऐसे व्यक्ति जिनको सरकार
गिरफ्तार कर लेती है। एक का नाम था डॉक्टर डॉक्टर सत्यपाल, और दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम है सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू, ये दो व्यक्ति है। इन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेती है पंजाब सरकार भी। जब इनको गिरफ्तार कर लेती है तो इनके छुड़ाने के लिए, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब सरकार में पंजाब के अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग, देखो इसी के क्रम में जैसे आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ये बात है 13 अप्रैल 1919 की। बात है 13 अप्रैल 1919 की बात है। वैसाखी का दिन था, वैसाखी का वैसाखी का दिन था। और वो जो दो व्यक्ति अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिए थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में कुछ लोग पंजाब के अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है वहां पर इकट्ठे हुए थे। तो साथियों देखो, कुछ जलियांवाला बाग की जो ये घटना है, ये ठीक इसी तरह की एक दिल को, एक मन को झकझोर देने वाली एक ऐसी घटना है। जैसे हाल ही के अंदर पहलगाम में जो एक घटना हुई है, तो ऐसी घटनाओं से पूरे देश में कहीं न कहीं, पूरे देश के हर एक भारतीय नागरिक के मन में, आत्मा में एक अलग ही मतलब शोक पैदा होता है, अलग ही एक दुख प्रकट होता है। और उस समय सारे के सारे भारतीय नागरिक कहीं न कहीं एक धार में, एक सूत्र में सोचने को मजबूर होते हैं। तो अभी जो घटना हुई पहलगाम में, उसके प्रति पूरी सहानुभूति रखते हुए, ठीक इससे भी बहुत खतरनाक घटना, क्योंकि जैसे बताया जाता है जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में है, अमृतसर में। और यहाँ जो घटना हुई, जनरल डायर जो यहाँ का पुलिस अधिकारी था, उसने इस भोली वाली निहत्थी निर्दोष जनता को घेर कर मतलब इस तरह से गोलियां चलाई कि रिकॉर्ड के अंदर तो 379 मतलब 379 लोग बताया जा रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से वहां पे 1500 2000 लोग मारे गए इस घटना में। और ये घटना ऐसी दिल दहलाने वाली घटना थी उस समय के टाइम में, उस टाइम में जो भारत के हर एक नागरिक के अंदर एक अंग्रेजों के प्रति द्वेष की भावना पैदा कर देने वाली थी। और इस घटना की जांच के लिए, हालांकि जो ये जनरल डायर था, इसको फिर उधम सिंह ने बाद में ये 1939 की बात है, बाद में उसको गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इस घटना के बाद में हंटर कमेटी का गठन किया गया। इस हंटर कमेटी का गठन किया गया और इस हंटर कमेटी के अंदर ये चिमनलाल शीतलवाड़, इसका नाम, ये नाम है पूरा भी चिमनलाल चिमनलाल शीतलवाड़, जगत नारायण, सुल्तान अहमद, कुछ इस तरह से ये कमेटी के सदस्य थे। अंग्रेजी सदस्यों में अरकिंग, राइस, स्मिथ और हंटर, ये हंटर तो इसका अध्यक्ष ही था, इसलिए इसको हंटर कमेटी कहा जाता है, हंटर समिति कहा जाता है। ये सारे के सारे इसके सदस्य थे। और इस हंटर कमेटी ने भी, इस हंटर कमेटी का भी कोई विशेष रोग नहीं रहा, योगदान नहीं रहा, इसने भी कोई विशेष वो नहीं नतीजा कुछ निकल कर सामने आया। हालांकि जो जनरल डायर था उसको यूरोप में बहुत ही मान सम्मान मिला, बहुत ही मतलब पैसों से सम्मानित किया गया इस जनरल डायर को। और इसके साथ साथ में गांधी जी ने इस रोलेट एक्ट का विरोध किया, रोलेट सत्याग्रह चलाया। गांधी जी ने ये रोलेट रोलेट सत्याग्रह चलाया, सत्याग्रह चलाया। और रोलेट सत्याग्रह चलाया तो एनी बेसेंट और तिलक ने इस गांधी जी के रोलेट सत्याग्रह का विरोध किया था। ये भी साथियों ध्यान में रखना, गांधी जी का जो चलाया हुआ रोलेट सत्याग्रह है उसका विरोध किसने किया था? एनी बेसेंट और
तिलक, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं, दो व्यक्तित्व ऐसे हैं जिन्होंने गांधी जी के रोलेट सत्याग्रह का विरोध किया था। तो साथियों, हमने देखा था आज की क्लास में, हमने देखा, क्या देखा था आज की क्लास में? आज की क्लास में हमने गांधी युग के बारे में देखा था और मैंने बताया था जो गांधी युग है, ये गांधी युग आपका शुरुआत होता है 1919 से लेकर 1947 तक, और ये रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये दो घटनाएं कुछ ऐसी घटनाएं थी कि गांधी जी का वास्तविक रूप से राजनीतिक इंट्रेंस हो जाता है, राजनीतिक एंट्री इनकी हो जाती है, और यहाँ से गांधी युग की एक शुरुआत होती है। और इसके एपिसोड 2 और एपिसोड 3 के अंदर हम गांधी युग के बारे में और घटनाओं को देखेंगे। साथियों, इसके साथ साथ में मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जो बेसिक सॉल्यूशन परिवार है, बेसिक सॉल्यूशन क्लासेस है, इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बैच अभी चल रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बैच अभी चल रहे हैं और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का नया बैच शुरू होने जा रहा है, नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 8 मई 2025 से। तो साथियों, ध्यान रखना, 8 मई 2025 से ये टोटली आपका क्या रहेगा, ऑफलाइन बैच रहने वाला है। और साथियों, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के विद्यार्थी हैं, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एस्पिरेंट हैं या अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनने का सपना लिया है, उन्होंने सोचा है अभी सरकारी नौकरी लगना ही लगना है, तो साथियों उनको बेसिक सॉल्यूशन का एक बार विजिट जरूर करना चाहिए, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन न केवल आपको कोर्स करवाता है, न केवल आपके सिलेबस पूरा करवाता है, अपितु बेसिक सॉल्यूशन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं के मैटर पर काम करता है। साथियों, बेसिक सॉल्यूशन परिवार जो है वो आपके साथ खड़ा है, बेसिक सॉल्यूशन की एक बेहतरीन टीम आपके साथ खड़ी है, और ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो भी कैंडिडेट हमारे पास में आते हैं उनको बार बार रिपीट करवा के, बार बार एमसीक्यू और पीवाईक्यू के द्वारा बार बार उनका टेस्ट लेके करो बार बार करो, इस तरह से उनको बेहतरीन तरीके से उनका सिलेबस तैयार करवाने के लिए वचनबद्ध है। और इसके लिए चतुर्थ श्रेणी के अभ्यर्थियों को बेसिक सॉल्यूशन परिवार में एक बार विजिट जरूर करना चाहिए, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन परिवार आपको दे रहा है 5 दिन का डेमो फ्री, 5 दिन का डेमो फ्री दे रहा है। और दूसरा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की यदि मैं फीस की बात करूं, ऑफलाइन फी की बात करूं, तो यह बहुत ही नामात्र फीस रहने वाली है, जो सहयोग के तौर पे, ताकि ये हमारा भी मनोबल बना रहे, हमारा भी जो इंसेंटिव है, हमारा भी जो एक्सपेंडिचर है वो भी चलता रहे और हम आपका सहयोग कर सके। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। एक बार हमसे जरूर मिलें और एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाएं, और किसी भी टॉपिक के संबंध में यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोचिंग क्लासेस के बारे में, ऑनलाइन बैच के बारे में, ऑफलाइन बैच के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। और दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेरा नंबर रहने वाला है, हो सकता है आपके पास में हो, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, पर्सनल मोबाइल नंबर है। आपको जो भी क्वारी चाहिए आप मेरे को ऑफिस टाइम में फ़ोन कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा खुद का नंबर है। आप कोई भी प्रकार की क्वारी, कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। साथियों, दोबारा से आपका धन्यवाद है, और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ऑफलाइन बैच का विजिट जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।